तो आपका स्वागत है डियर कॉमर्स भैया में। आज हम पढ़ेंगे बीएसटी क्लास 12 की कंट्रोलिंग चैप्टर। ये इस बुक चैप्टर 8 है हमारा, ठीक है। और ये फर्स्ट बुक का 8 चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है इस पूरे बुक का। फिर इसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। वैसे तो पहले इसलिए साल ये बहुत लेंदी चैप्टर हुआ करता था, पर इस साल ये जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से आ नहीं रहा है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ईजी हो गया आप सबके लिए इस साल ये चैप्टर पढ़ना है क्लास 11 में, ठीक है। अब ये जो 8 चैप्टर है इजी तो हो गया, पर फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी अभी भी है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है वो 4-5 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि मैनेजमेंट कितने प्रोसेस में होता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, फिर देन स्टाफिंग, फिर देन डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। ये 5 प्रोसेस होते हैं पहले। तो ये लास्ट स्टेप होता है इसका प्रोसेस का, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हम स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स बिगिन। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं पहले कंट्रोलिंग। अब सबसे पहला सवाल तो भाई बच्चों के सामने यही आता है कि कंट्रोलिंग होता क्या है भाई, करता क्यों है कंट्रोलिंग भाई, है क्या ऐसे कंट्रोलिंग में जो हम कंट्रोलिंग को पढ़ रहे हैं भाई। मालूम तो होना चाहिए ना कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, क्यों है, ये क्या बवाल है, ठीक है। विदाउट आपको कंट्रोल का मालूम हुए क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना हम कंट्रोलिंग के बारे में। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग होता क्या है, ठीक है। तो समझते हैं पहले कंट्रोलिंग है क्या, ठीक है। कंट्रोलिंग का हम छोटी सी अगर डेफिनेशन पढ़नी हो तो हम क्या बोल सकते हैं। मैं इजी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है। कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख लीजिए इसे। सबसे ईजीएस्ट जो सबसे ईजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन हो सकती है कंट्रोलिंग की, वो ये हो सकती है। कंट्रोलिंग के तो बहुत से डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है, चैप्टर में मिल जाएगी। पर सबसे जो ईजी लगेगा वो आपको बुक में नहीं दिया, वो मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी लिख लीजिए। कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। यानी कि जो कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, मैं इसमें एक वर्ड आया, और प्लान परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है। अब प्लान परफॉर्मेंस क्या होता है, जो हमने मान लो अपना प्लानिंग करी, हमने हमारा ये प्लान था, हमने परफॉर्मेंस हमें करना था। पर अब एक्चुअल प्लान क्या होगा, जो आखिर में हुआ है, जो लास्ट है मैं आपने जो परफॉर्म कर दिया, वो बोलेंगे एक्चुअल प्लान, ठीक है। आपको इतना बेसिक चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्या कंट्रोलिंग की। भाई हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा कंट्रोलिंग करने के। अगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही कंट्रोलिंग, अगर हम कंट्रोलिंग ना भी करें तो नहीं, क्या नहीं चलेगा भाई, चलना तो चाहिए काम। तो उससे भाई ज़रूरत क्या है, अगर नहीं चल रहा है काम तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है कंट्रोलिंग की। तो स्टार्ट करते हैं हम, सर पढ़ते हैं क्या है। पहला क्या है, कंप्लाइज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या करता है ये क्या करता है, ये मेज़र करता है प्रोग्रेस को। ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है उस गोल की तरफ क्या प्रोग्रेस हुई, उसके तरफ में क्या कुछ डेविएशंस आए, तो ये सबको मेज़र करने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। आपको दिख रही होगी इसमें यहाँ पे आपको जहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इसके नीचे वाले जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको सेकंड लाइन दिख रही होगी। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर अ प्रोग्रेस टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग द लाइट ऑफ द डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है कि मेज़र करता है जो प्रोग्रेस हुई है किसकी तरफ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या था, जो आपने मोटिव डिसाइड किया था, वो जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। उसके तरफ आपने कितना प्रोग्रेस हुई है या कितना नहीं हुई है, उसको मेज़र करने में हेल्प कर पड़ती है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हम मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ और, जो कंट्रोलिंग होती है, जो कंट्रोल होता है, इज एन इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला फंक्शन। अगर इनडिस्पेंसिबल फंक्शन मतलब क्या होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस की जो फर्स्ट लाइन दिखेगी, कंट्रोलिंग इज द इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला फंक्शन, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। आपने इसका पहला पढ़ लिया है। अब दूसरा पढ़ते हैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसका मतलब क्या है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो क्या एक्यूरेट है हमारे ऑब्जेक्टिव हिसाब से, उसी को बोलते हैं हम जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो हमने जज किया था, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था कि हाँ हमारा ये स्टैंडर्ड होगा इस काम करने के लिए, क्या वो सही है, वो सही फिट बैठ रहा है,
इसी को बोलते हैं हमारी हेल्प करता है। अगला क्या है, मेकिंग इफिशियंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग क्या करता है, इफिशियंट यूज़ करने में हेल्प करता है रिसोर्सेज को। अगर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो क्या कोई अच्छे से यूज़ होगा रिसोर्सेज, नहीं होगा ना। तो वही है, जो वेस्ट होने से बचाता है, ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको वेस्ट होने से बचाएगा। अगर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो वेस्टफुल तो होंगे होंगे रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़का है चिंटू, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, अब उसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा, कोई उसे देख ही नहीं रहा, कोई उसको प्रोग्रेस को नहीं कंट्रोल कर रहा कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कितना भी रिसोर्स यूज़ करे, कितना भी कुछ भी करे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेजर देखने वाला मेजर करने वाला नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। वो कितना भी लगा देगा, बर्बाद करता फिरेगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा उसको। पर अगर कंट्रोलिंग होगी, कुछ कंट्रोल कर रखा होगा, तो वेस्टफुल जो हो रहे होंगे रिसोर्स, क्या वो होने देगा, नहीं होने देगा। यही तो करते हैं हम, किसी को मॉनिटर बनाया जाते हैं तो वो मॉनिटर क्यों बनाया गया, ताकि वो कंट्रोल करे क्लास को कि कुछ भी गलत ना हो इज अब्सेंस ऑफ टीचर। यही तो हम करते हैं। तो वही है कि वो हेल्प करता है कंट्रोलिंग वेस्टफुल रिसोर्सेज ना होने में, इफ़िशियंट यूज़ करवाता है रिसोर्सेज का। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट था। अगला है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अब ये कोई कंट्रोलिंग होगा तो वो क्या करता है, मोटिवेशन। कहीं आप स्कूल में आते हो, क्योंकि जो टीचर्स होंगे वो हमेशा आपको मोटिवेट करते होंगे कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा टारगेट रखिए, ये करिए, सीए बनिए, सीएस करिए, या फिर आप कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज करिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, ऐसा को करने के लिए बोलते हैं। उनकी तरफ बताते हैं कि ये ऐसे होता है, इसका ये वर्क होता है, इसकी इतनी पैकेजेस होती हैं, सैलरीज होती हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। को बोलता है कि आपको पढ़ना है लिखना है तभी जाके आप टॉप मारोगे, बोर्ड आपको टॉप मारना है तो कैसे मारोगे, पढ़ाई करके मारोगे। तो ऐसे लोग टीचर जो होते हैं मोटिवेट करते हैं आपको ताकि आप पढ़ो। ठीक है, मोटिवेशन कौन दे रहा है, टीचर्स दे रहा है। अगर वो कंट्रोलिंग ना हो, वो हो ही ना, तो क्या कोई मोटिवेट करने वाला होगा आपकी क्लास में, नहीं होगा। तो इम्प्रूविंग होता है जो एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन होता है, उसमें कौन अच्छा करता है, यही करता है कंट्रोलिंग। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर टीचर नहीं होगा तो क्या क्लास डिसिप्लिन में रहेगी। जस्ट इमेजिन, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, जाते होंगे, तो क्या अगर आपकी क्लास में टीचर नहीं होगा तो क्या आप मौज मस्ती नहीं करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, आप नहीं करेंगे ना पढ़ाई लिखाई, तो आप मौज मस्ती तो करेंगे। तो बस एक दूसरे को मार पीट रहा होगा, कोई कोई इधर से उधर घूम रहा होता है, कोई इधर से उधर बात कर रहा है किसी से, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होता बेसिकली। ठीक है, तो क्या ये डिसिप्लिन खत्म होता है। तो डिसिप्लिन कौन बनाता है, कंट्रोलिंग ही तो बन करती है। और कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, तो टीचर्स कर रहा होता है। पर इन द एब्सेंस ऑफ टीचर क्या कंट्रोलिंग रही, नहीं रही। कंट्रोलिंग नहीं रहेगा तो क्या डिसिप्लिन मेंटेन होगा, नहीं मेंटेन होगा। तो वही एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, और वैसे भी स्टूडेंट तो ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन नहीं रहता इन एब्सेंस ऑफ टीचर, तो कंट्रोलिंग के बिना तो डिसिप्लिन में कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटी टू कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस। अब ये क्या है, फैसिलिटी देता है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अगर जो टीचर होता है वो एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है अपनी क्लास में कि हाँ एकजुट से तो काम कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अगर वो ना हो तो क्या हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में सारी एक्टिविटीज़, जो हमारी कंट्रोलिंग क्या करता है, डायरेक्शन देता है हमारी एक्टिविटीज़ को। अब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हम क्लास में करते हैं वो डायरेक्शन क्या देता है, कंट्रोलिंग पढ़ाई की तरफ मोटिव करता है कि हम बोर्ड में टॉप मारें, हमारे 90+ मार्क्स आए, 99 लाए, हम 100 आउट ऑफ 100 करें। ये क्या करता है, फैसिलिटी कर रहा है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। यानी कि जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेशन करवाने में हेल्प कराता है। यानी कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनको सेम डायरेक्शन में भेजने में हेल्प करता है ये। यानी कि ये सही डायरेक्शन में भेजने की हेल्प करता है। ठीक है, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है वो अचीव कर सके। यही तो मोटिव है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस क्या है इसके। भाई कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी तो होंगे। अब लिमिटेशन क्या है इसके, अब मान लीजिए किसी की इंपॉर्टेंस है, किसी की ज़रूरत है, तो क्या उसकी ज़रूरी थोड़ी, अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट तो हो ही होगा। हम एक बात अच्छे से जानते हैं लाइफ में, अगर किसी का पॉजिटिव पॉइंट है तो एज वेल एज उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है बेटा। तो ये बात हमेशा रखिएगा। अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बुरा भी होगा, उसने कुछ गलतियाँ भी करी होंगी, भले वो इंसान हो या भगवान या कोई भी हो। आप हमेशा रखिए, भगवान भी हमेशा बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो गलती ना करे तो वो इंसान ही कैसा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कुछ ना कुछ हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, किसी ना किसी नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो इसी तरह के इनके भी लिमिटेशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव तो होती है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो क्या उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। आप अगर कुछ घर बना रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पर उस जगह पे जो पेड़ लगे होंगे वो तो जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ रहा है आपका, वो है तो पॉजिटिव।
पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब रोडें बनती हैं पक्की तो मिट्टी दबती है, एक तरफ आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। तो हर चीज़ के पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट तो होते ही होते हैं, तो उसी तरह इसके भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है? डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड। अब दिक्कत करती है कि हम क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड है वो कितना रखें, कैसे रखें। आप भाई एक बार बताओ, क्या जो हमारी कंट्रोलिंग है क्या उसे हम क्वांटिटी में बता सकते हैं? क्या इतना स्टैंडर्ड हमें मेजर रखना चाहिए? नहीं बता सकते ना। कैनॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटिव टर्म्स। हम एक बात को बताओ, कंट्रोल सिस्टम लॉज ऑफ सम इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कंट्रोल कैन बी डिफाइंड इन क्वांटिटिव टर्म्स। यानी कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटिव टर्म्स के अंदर। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होता है, ये हो ही नहीं सकता कि आप क्वांटिटी में बचा कर सकें। ये तो एक क्वालिटी है, तो क्वालिटी को आप क्वांटिटी में कैसे मिला सकते हो? आप ये बताओ, ये इंसान इतना बुद्धिमान है, क्या बता सकते हो कि ये 100% इसका बुद्धिमान है? क्या बता सकते हो क्या? कल को मैं बोलूँ ये बेवकूफ़ है, क्या बता दोगे? चिंटू एक बेवकूफ़ लड़का है, मैं बोलूँ तो क्या बता सकते हो क्या चिंटू क्या 200 बेवकूफ़ है, 300 बेवकूफ़ है, क्या ऐसा बोलोगे? किसी को बोलते हो आप ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या बता सकते हो? ये बोलते हो ना कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ये थोड़ी बोलते हो ये 200 ज़्यादा दिमागदार है। आप नंबर में तो बता ही नहीं सकते कि भाई ये कितना इंटेलिजेंट है। आप एक वर्ड में बता सकते हो कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसे वेरी वेरी गुड स्टूडेंट है, ऐसे तो हो गया ना। क्या ये चीज़ें जो क्वालिटी होती है क्या आप इसे क्वांटिटी में बता सकते हो? नहीं बता सकते हम। तो वही है। आगे अगला क्या है इसका? लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जो लिटिल कंट्रोल होता है, अब भाई वो बताओ एक्सटर्नल हमारे फोर्सेस फैक्टर्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि टेक्नोलॉजी बदल जाए, कंपटीशन में कोई एक नया कॉम्पिटिटर आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं, ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या हमारे सब में कंट्रोल है? नहीं है ना। डिमांड एंड सप्लाई बदल जाए, अब गल मान लो अभी बहुत अच्छी सी डिमांड थी किसी चीज़ की, अब अगले ही दिन उसकी डिमांड कम हो जाती है, कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, कोई नया वर्जन आ जाता है। जैसे पहले मान लो आपके फ़ोन का बहुत अच्छा आपका था, पर एक अचानक से एक नया फ़ोन आया, उसने आपको जो आपकी जो नया फ़ोन नया वाला था अपलोड निकालने वाले थे आप, उसके जो था वो कम हो गया, तो क्या आप कर सकते हो? कोई दिक्कत नहीं कर सकते। अपना तो फ़ोन आपको दिखाना ही है, मार्केट में बेचना ही होगा किसी ना किसी तरह से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं, कई टेक्नोलॉजी कंपटीशन बढ़ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है, तो दिक्कत आती हैं। उन एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारा कोई होता ही नहीं कंट्रोल, ठीक है, तो इसमें दिक्कत होती है कंट्रोलिंग में। अगला क्या है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब ये एक रुकावट होती है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में साइंस में कि एक रेजिस्टेंस होता था। रेजिस्टेंस क्या करता था? वो इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही सप्लाई मिलता था जितनी रिक्वायरमेंट होती थी। तो क्या करता है ये? रेजिस्टेंस करता है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय की फ्रीडम है उसको कम कर देता है। अगर मैं आपके ऊपर 4-5 कैमरा ला के बैठा दूँ को कि हाँ आप 4-5 कैमरे से नज़र कह रहे, तो क्या कर पाओगे? कोई टीचर आपकी जगह में बैठते होगे तो कोई टीचर बगल में खड़े हो जाता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती होगी, आपको सब कुछ आता होगा पर आप भूल जाते हो, कोई कुछ लिख ही नहीं पाते होगे। होता है, होता है एग्जाम पे। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों देखो, सोच के देखो, क्या जब आपके बगल में कोई खड़ा आके हो जाए तो क्या आप अपना काम कर पाते हो परफेक्टली? नहीं खड़े पाते हो ना। कोई आपका बॉस अगर बगल में खड़े हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, यार हम पे नजर रख रहा है, हमें बहुत अच्छे से करना है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये जो होता है कंट्रोलिंग, एक रेजिस्टेंस कर देता है। एम्प्लॉय का जो होता है वो काम सही से नहीं कर पाता, उसकी जो फ्रीडम होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप सीसीटीवी उस पर मान लो 4-5 ला के बैठे हो कि हाँ यार उस पर नज़र रख रहे हैं, तो भाई एक एम्प्लॉय जो होगा वो क्या अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएगा कि भाई हम पे नज़र रखी हुई है? हम कुछ भी करने से हिचकेंगे, कभी झुकेंगे तो सोचेंगे यार कहीं कुछ देख ना ले कि हम टाइम पास कर रहे हैं। किसी से बात करेंगे तो भाई लगेगा यार कहीं बात कर रहे हैं, कहीं पकड़ ना ले यार, बोले ना कि हमें यार बात करते हुए रहते हो पूरे टाइम। तो चीज़ें हैं। अब ये तीसरा अगला जो उसका लास्ट पॉइंट है आपका, वो है कॉस्टली अफेयर। कॉस्टली अफेयर का मतलब क्या है? कि बहुत महंगा है। अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए भी तो एक बंदा चाहिए होगा जो कंट्रोल करे, जो टाइम टाइम देखे इस पर, ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, फिर टाइम भी लगता है, फिर एफर्ट भी देने पड़ते हैं। अब एक आपने कंट्रोलिंग रखा तो उसको पैसा दोगे, सैलरी दोगे, फ्री में तो कोई काम करता नहीं है। टाइम भी देना होगा उसको कि हाँ वो जो रिपोर्ट देगा तो कौन देगा? वही तो अगर सबमिट करेगा बॉस को, तो उसके लिए भी फिर एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। तो जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होती हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाती हैं ऐसी चीज़ों को। अगर आप ऐसे बंदे को रख सकते हो, आपकी एक छोटी सी कंपनी है, आपके एक ऐसा आदमी रखोगे यार हाँ यार जा के देखते रहे, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखे, क्या कर पाएगा कंट्रोलिंग? तो जो इस छोटे एंटरप्राइज, जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और एफर्ट ज़्यादा लगता है इस काम में। तो जो छोटी मोटी कंपनी होती है वहाँ तो नहीं मिलने दिखता आपको, पर हाँ बड़ी कंपनियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती है कंट्रोलिंग में।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वेलकम, और लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले मेरे चैनल को। डियर कॉमर्स भैया के साथ बने रहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। गुड बाय एंड थैंक यू।